मान्यवर, उसके बाद कहा गया मनीष तिवारी जी के द्वारा कि अनुच्छेद 3 में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। अब मैं मान्यवर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात माननीय सदस्य ने करी है। मैं अनुच्छेद 3 इस सदन में पढ़ना चाहता हूं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद का मूल चीज है। इसके अंदर आगे किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश की संसद कर पाएगी। अब इन्होंने कहा यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है, मगर शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं या जानबूझकर आगे उन्होंने सदन को बताया नहीं। इसी के नीचे आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण किया है। इस अनुच्छेद के खंड क से ड में, जिसमें सारी चीजें आता है, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है। तो वहां पर राज्य मीन्स संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। तो ये इनको मैं मनीष जी को थोड़ा स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैरकानूनी काम कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती। ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है जो इस प्रकार के कानून लेकर आए। भाई अभी बहस नहीं हो सकती, बाद में मैं आपको सवाल, मैं बाद में आपको मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, अभी बैठ जाइए। मैं बाद में आपको, नहीं मगर प्रश्न, देखिए मनीष जी, मैं प्रश्न ले सकता हूं। मैं महोदय को अभी कहता हूं, बाद में मनीष जी का प्रश्न। चलिए, ये भी नियमों के अंदर है। मान्यवर, बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परंतु को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन डाला, क्योंकि ये प्री डिजाइन था। मान्यवर, मेरे पास लिस्ट है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1973 में डाला, हम नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, परंतु निलंबित किया गया था। अरुणाचल में डाला गया, परंतु निलंबित। 81 में आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार, परंतु निलंबित किया था। 1990 में परंतु निलंबित किया था। बिहार 1969 कांग्रेस सरकार, परंतु निलंबित किया था। 72 परंतु निलंबित किया था। 1977 परंतु निलंबित किया था। 69 बिहार, फिर गोवा 1990 परंतु निलंबित था। 1990 परंतु, मेरे पास लगभग 27 राज्यों के 70 से ज्यादा है, एक में भी वो परंतु निलंबित करे बगैर राष्ट्रपति शासन नहीं डाला गया है। एक मिनट मानिए, ऐसे टाइम तो मैं दूंगा ना, प्लीज। मान्यवर, मैंने कहा उनको मैं जवाब सवाल पूछने दूंगा, वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अलग है। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं। एक पर बहस ही नहीं है, लैंग्वेज क्या है? इस बहस इस पर है कि अनुच्छेद 3 के परंतु को, जिसमें असेंबली का पावर यहां पर आता है, उसको निलंबित किया गया है या नहीं किया? एक लिमिटेड क्वेश्चन पर हम है, कहां ये बात ही खड़ी होती है? माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता बिल का जवाब। माननीय गृह मंत्री जी, आपका रिकॉर्ड भी नहीं जा रहा है, इससे माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आप प्लीज मुझे व्यवस्था दीजिए, ऐसे बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसे महत्वपूर्ण बिल का। एक मिनट। माननीय, मैंने आपको कहा आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी।
मैं दोबारा जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बाकी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट है, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर आप प्लीज नो, माननीय रामकृपाल जी प्लीज, माननीय मनीष तिवारी जी प्लीज। मान्यवर, ढेर सारे सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया। वो चिंतित भी थे, अच्छी बात है, चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा इसको आर्टिकल 370 को निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने क्या क्या हुआ, अब भी आतंकवाद चल रहा है। उन्होंने क्या क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए, ऑफिसर प्लीज ऑफिसर जवान शहीद हो गए, कुछ घटनाएं भी हुई। मान्यवर, किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सुनिए ना, सुनिए, अरे भाई सुनो ना, मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगाववाद की भावना है। आर्टिकल 370 जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। रिकॉर्ड की बात है भाई, अभिनंदन जी। अब मैं बताता हूं मान्यवर, 1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं, कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई, 70% की कमी आई। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है, 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में, और 14 से 23 में नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा, अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में, 2023 में 0, एक भी पथराववाद की घटना। ऑर्गेनाइज हड़ताल, जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6,235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है, इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में एक साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 489, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमारे। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए। पाकिस्तान मान्यवर, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। मान्यवर, इसके साथ साथ कंप्लीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वो भी 2026 तक समाप्त हो जाएगा। और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसकी इकोसिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ साथ टेरर फाइनेंस पर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए। एनआईए ने 32 केस किए, जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्य रुदन कर रही है, हाय तौबा कर रही है। क्यों केस हो रहे हैं? क्यों इसलिए केस हो रहे हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये परमिटेड नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नहीं चाहिए। एनआईए द्वारा 32 केस हुए, एसआईए द्वारा 51 केस हुए, 83 केस टेरर फंडिंग और फाइनेंस के हुए हैं। लगभग 229 अरेस्ट हुए हैं। 150 करोड़ की मूल्य की 57 प्रॉपर्टी को सीज कर नीलामी के लिए कोर्ट के सामने दस्तावेज रख दिए गए और 134 बैंक अकाउंट सील किए, जिसमें 122 करोड़ रुपया सीज हुआ है और 5.5 करोड़ रुपया कैश हुई है। और मान्यवर कहते थे क्या फर्क पड़ा है? अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है। और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। मान्यवर, लगभग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी, जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। मान्यवर, ढेर सारे परिवर्तन जो पूछते हैं क्या हुआ, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पहले एक अलग संविधान, अलग ध्वज और एक जमाने में अलग राजधानी, 2 राजधानियां हुआ करती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस उद्देश्य के लिए जान दी थी, कुछ सदस्यों ने इसको पॉलिटिकल
नारा कहा, ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये देश की इच्छा थी। इस देश में 2 संविधान न हो, 2 प्रधानमंत्री न हो और 2 झंडे न हो। देश का झंडा, देश का निशान एक ही होना चाहिए, एक ही निशान के तले पूरा देश है। और कुछ सदस्यों ने कहा हमसे वादा किया गया था, हमसे वादा किया गया था। वादा किससे किया था? अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी आजादी के वक्त, कांग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रूव किया, उसमें पूरा अधिकार महाराजा का था। देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पूछा गया। क्यों जम्मू कश्मीर में पूछना? और मैं वादे की भी बात करता हूं। चलो मान लेते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, मगर आप आधा अधूरा पढ़ते हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसके अंदर आर्टिकल 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त। कोई वादा खिलाफी नहीं है। एक स्पिरिट जो संविधान का था कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, ये टेम्पररी का दिन ही नहीं आता था। मोदी जी ने 5 अगस्त को वो दिन ला दिया और टेम्पररी था वो चला गया। मान्यवर, पहली बार कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू को राज्य की आधिकारिक भाषाएं बनाई। मान्यवर, राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार, उसकी चर्चा होगी तब बताऊंगा, बैठ जाइए। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 ये रोक कर रखे थे, वो अब लागू हो गए। असेंबली वहां की 6 साल की बनाकर रखी थी, अब वो भी 5 साल की हो गई। और बड़े बदलाव हुए। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, हम भी गए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, रोक दिया था मोदी जी और हमारे उस वक्त के अध्यक्ष मुरली मनोहर जी गए और लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मान्यवर, तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा, घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पर तिरंगा न फहरा। मान्यवर, ये बदलाव है। आज लाल चौक में सारे धर्म के त्योहारों को रंग चंग के साथ मनाया जाता है और सारे धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बंधारण, संविधान की स्पिरिट को अब नीचे उतारा गया है। ये जो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, जब आर्टिकल 370 गया उसके पहले GSDP 1 लाख करोड़ था, सिर्फ 1 लाख करोड़। आज 2,27,927 करोड़ GSDP, सिर्फ 5 साल में डबल। रोजगारी ढेर सारी बढ़ी। पहले 94 डिग्री कॉलेज थे मसूदी साहब, अब 147 हो गई। IIT, IIM और 2 एम्स। सबसे पहला राज्य ऐसा है जहां 2 एम्स दिए गए, वो हमारा जम्मू कश्मीर। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे 70 साल में, 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 15 नर्सिस कॉलेज बनाए गए। मेडिकल सीट 500 थी, अब नई 800 सीटें जोड़ने का काम आर्टिकल 370 जाने के बाद हुआ है। 367 PG की सीटें थी, उसमें नई 397 सीटें जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लगभग मिड डे मील 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9,13,000 लोगों को मान्यवर मिड डे मील मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एवरेज 158 किलोमीटर थी, अब 8,068 किलोमीटर प्रति साल हो गई। क्या हुआ है जो पूछते हैं, इनको मैं बताता हूं। मैं देता हूं जवाब। मान्यवर, स्मार्ट सिटी मिशन पहले था ही नहीं, अब 173 काम हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 70 साल में 24,000 घर दिए गए थे। ये 5 साल में 1,45,000 लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। 75 साल में
4 पीढ़ियों ने 7,82,000 लोगों को पीने का पानी पहुंचा चुके थे। अब नए 13 लाख परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मान्यवर, शिशु मृत्यु दर 22 थी, वो कम होकर 14.30 पर लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लगभग 47 जन औषधि केंद्र थे, इसकी जगह 227 जन औषधि केंद्रों पर आज सस्ती दवाइयां वहां पर 5 साल में मिल रही। मान्यवर, स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची है, क्योंकि अब खेल हो सकते हैं। मान्यवर, पेंशन के लाभार्थी में 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं। ये सारा परिवर्तन केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 जाने के बाद किया है। और जो राष्ट्रपति शासन को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको मैं बताता हूं, हम दादा, आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हुए यहां बैठे हुए। 370 के कारण आतंकवाद घटा है। आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है। इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना IIM न होता, ना एम्स होता, कुछ न होता। आप नहीं समझ पाओगे। जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन है। मान्यवर, प्रेमचंद्रन जी ने यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूं। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है ना पूरा दिन। मान्यवर, और दूसरा, किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठ जाइए। उस समय हमारे देश में सारे हमारी खोज कंट्रोल नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर, अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। आजादी की लड़ाई में आप कहाँ थे? क्या आपको पता चलेगी? मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर, अमित भाई नहीं थे। अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट पोल में दे दिया। अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार। दूसरी गलती, दूसरा संदर्भ और कर दें आप। गलती नहीं, संदर्भ, सॉरी। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ
नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र की मेरी गलती थी। मैं सब किसी को कोट नहीं कर रहा। ये कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। मान्यवर मिस्टेक बोल रहे उसको, इतना बड़ा कांड हो गया, देश की भूमि पे तुझे को लगता है सिर्फ मिस्टेक है। मान्यवर सर ये सोचिए, भूमि चली गई, मिस्टेक बोलता है, ब्लंडर। मान्यवर, अरे यार, ये नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो? अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं। क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर, ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। आप भी बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी, सप्ताह झगड़ा निपट ले, ये राजा बोलेगा या गोगोई बोलेगा, कौन सा जी बोलेगा, वो निपट ले, फिर उनको अनुमति देना। Home Minister, the words which are being used as against Nehru by the Home Minister are not at all matching to the stature of Home Minister. माननीय गृह मंत्री, ओके, प्लीज पीछे से सीनियर मेंबर कह रहे हैं आपको, प्लीज बैठ जाइए।
अरे आपने बोल लिया था ना जसवंत सिन्हा जी का ऐसे विषय, नहीं होता है जवाब। आपने बोल लिया था, प्लीज। अरे आपने कोट किया है, बैठो अभी। माननीय गृह मंत्री जी, आपका रिकॉर्ड में जा रहा, बाकी रिकॉर्ड में जा रहा। मान्यवर, उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था तब भी निर्णय बहुत आनंद फानंद में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था। इसकी जगह 35 पर ले गए। वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे। और कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं। मतलब इस देश की भाषा तमिल भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, तो गुजराती भी कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हो, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं। आप अनुवाद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। मान्यवर, माननीय सदस्य, ये शब्दों की व्याख्या को समझो प्लीज। नो प्लीज। मान्यवर, माइक माइक माइक। आप बोलिए। और एक क्षेत्र में ब्लंडर का शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र में, वो है हिमालयन ब्लंडर। इसके बारे में भी